मैंने बहुत बच्चे देखे जो पूरे साल फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन गलत पेपर अटेम्प्ट करने की वजह से उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आ पाते। जो पूछा गया है वही लिखिए, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ आपको मटेरियल मिलने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मास्टर टेस्ट, जिससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। NCERT is the Bible for CBSE. Strategy has been always to break them into points. What question to answer and what not to answer is very, very important. So मेरे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आए थे बोर्ड एग्जाम के अंदर, और मेरे को कोई रॉकेट साइंस नहीं आती थी। मैंने भी सिंपल स्ट्रेटजीज का यूज करा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। इसमें आपको स्ट्रेटजी, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अभी पढ़नी चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें बताता चलूंगा। मास्टर टिप भी दूंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो पहली चीज जो मैंने फॉलो करी थी वो थी स्मार्ट पढ़ाई, ना कि हार्ड पढ़ाई। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें किस तरह पढ़ना है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके फिजिक्स के अंदर। तो ये 4 चीजें थी जो मैंने स्मार्ट पढ़ाई में करी। पहली, मैंने कोई भी ऐसी बुक नहीं उठाई थी जो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी। NCERT is the Bible for CBSE. सबसे पहले टाइमली सिलेबस कंप्लीशन, देन रिवीजन एंड देन सेल्फ इवैल्यूएशन। My strategy has been always to break them into points. और यूनिट वाइज चैप्टर को उठाया था ताकि मेरे को जल्दी मेरा सिलेबस खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड करूंगा, उसके बाद इलेक्ट्रोपोटेंशियल करूंगा, तो 2 चैप्टर हो गए। लेकिन अगर आप यूनिट के हिसाब से लोगे तो आपको कम लगेगा सिलेबस। तो यूनिट के हिसाब से करके हुए चलना है। दूसरा, PYQs को करना है, ना कि नए क्वेश्चंस को करना है। तीसरा, माय रिवीजन नोट्स। यार जो भी चैप्टर मैं करता था मैं उसके रिवीजन नोट्स बना लेता था। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हूँ तो उसको मैं 2 से 3 पेज के अंदर उसके रिवीजन नोट, जिसमें उसके फॉर्मुलेज हो गए, उसके इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो मैंने प्रीवियस ईयर से देखे थे, वो सारे चीज मैं इंक्लूड करता था। तो वो चीजें आपको भी, जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है, आपको एक फॉर्मूला शीट या फिर उसके रिवीजन नोट उसको प्रिपेयर कर लेना। अगर आप ये मटेरियल मेरे से चाहते हो तो उसके बारे में भी मैं लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन अगर आप खुद करते हो तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। अब नेक्स्ट चीज यार सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर यार प्रीवियस ईयर से अलग होते हैं। सैंपल पेपर हर साल CBSE निकालते हैं अपने ऑफिशियल, और उन सैंपल पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके CBSE बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। हो सकता है उस सेशन में ना आए हो, लेकिन अगले सेशन में आ जाते हैं। तो यार जो भी आपके सैंपल पेपर है पिछले 2-3 साल के, उनको जरूर करना। उनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब लास्ट चीज जो मैंने स्मार्ट पढ़ाई में करी थी यार, टीचर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स। यार आपका ट्यूशन आप लेते हो कहीं से, या फिर आपके स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने जरूर आपको हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें बताई होंगी। उनको आपको अपने क्लास के जो भी अच्छे बच्चे हैं उनसे पूछ लेना है, या फिर अगर आपने खुद भी नोट करा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको आपने करना है अपने चैप्टर के साथ। मैं क्या करता था, जो भी मैं यूनिट कर रहा हूँ उनके प्रीवियस ईयर्स को कर लिया, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको कर लिया, और जो टीचर्स ने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं उनको करके मैंने रिवीजन नोट्स बना लिए, और इस तरह से मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप रिवीजन नोट्स एक बार बना लेते हो ना, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने में आपकी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मास्टर टेस्ट, जिससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट आता है, मेक सेपरेट नोटबुक फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यार जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, टीचर्स ने जो आपको बताइए हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, उनकी अलग से नोटबुक बना लो, ताकि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे मैं क्या करता था, एक पतली नोटबुक में मैंने सारी डेरिवेशन लिखी हुई थी, तो मैं उस डेरिवेशन वाली नोटबुक को अपने टेबल पे रखता था। जब भी जैसे मैं कभी रेस्ट लेने जा रहा होता था तो मैं बस उसको देख लेता था, जिससे क्या होता था, मेरे को रिवीजन भी होती रहती थी और मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और अगर आपको नहीं पता कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैंने सारी डेरिवेशंस का आपको PDF दिया है, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, मेक अ सेपरेट फॉर्मूला शीट। जैसे आप डेरिवेशन का बनाओगे वैसे ही आप फॉर्मूला शीट बनाना, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प होगी, रिलेशन वाले क्वेश्चन में भी हेल्प होगी। और इसी के साथ जो चीज होती है वो होती है ग्राफ्स। यार ग्राफ्स और डायग्राम, ये 2 ऐसी चीजें, जैसे गैल्वेनोमीटर का हो गया, आपका डायग्राम हो गया, और बहुत सारे ग्राफ्स आपके में है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी है, एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है। तो यहाँ पे जो आपके ग्राफ होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से फिजिक्स के अंदर आपके 10 से 15 नंबर डायग्राम और ग्राफ से आते हैं। नहीं बना पा रहे तो मैंने आपके लिए प्रॉपर डायग्राम्स बना दिए सारे चैप्टर्स के, उसकी PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगी, तो वहां से जरूर चेकआउट कर लेना। तो अगर आप मेरी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, तो कुछ दिन में आप खुद बोलोगे कि भैया बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है फिजिक्स के अंदर। मतलब डेरिवेशन जो भूल जा रहे थे ना, उसको हम बार बार रिवाइज करने से हमें इजीली याद हो जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से 15 से 20 नंबर का यूं आपके पेपर के अंदर आता है, तो उनको बहुत अच्छे से आपने करना है, छोड़ना नहीं है। फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनके जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, उनको अच्छे से जरूर करके जाना। प्रीवियस ईयर से आपको मेजरली देखने को मिलते हैं। अब ये नहीं कि सारे प्रीवियस ईयर्स कर रहे हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो आपके टीचर्स ने बता रखे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको प्रीवियस ईयर से चेकआउट करके वहां से उनको प्रैक्टिस करना। और एक गोल्डन टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो मुझको आज तक बहुत ज्यादा हेल्प करती है और
कई बच्चे इस पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि भाई लिख के प्रैक्टिस करना। बहुत बच्चे हैं यार जो ना लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिनसे उनको समझ तो आ जाता है, लेकिन लिखने से क्या होता है ना, वो चीजें याद रहती है बहुत लंबे समय, लेकिन लिखने से क्या होता है, वो चीजें याद रहती है बहुत लंबे समय तक। लेकिन लिखने से क्या होता है, आपको वो चीज याद रहती है बहुत लंबे समय तक। मतलब अगर आपको पेपर में कोई चीज याद नहीं है ना, और आप लिख के अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप याद आ जाता है। तो यार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या बायो भी हो ना। बायो में जैसे पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ को आप रीड कर रहे हो, पैराग्राफ रीड करने से अच्छा उसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर लो, और 5 पॉइंट्स आप ऐसे कर लो कि इस पहली लाइन में ये पॉइंट है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथे में है, पांचवें में है। इससे आपको वो बहुत ही अच्छे से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। My strategy has been always to break them into points. तो लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस करना यार, उससे बहुत हेल्प होती है। अब प्रीवियस ईयर्स यार मैंने ओसवाल यूज करी थी, क्योंकि उसके अंदर आपको ना क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन मिल जाता है, और वो मार्क कर देते कि भाई फॉर्मूले के इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है। टॉपर्स का सॉल्यूशन भी देते हैं, जिससे काफी हेल्प मिलती है। और मैंने उसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी सीखा था। तो वो यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पे और कोई बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ओसवाल का वैसे तो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, तो वहां से भी आप उसको कर सकते हो। और मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जिसने मेरे को 95 मार्क्स दिलाया ना, वो थी यार मल्टीपल टाइम रिवीजन। और मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टाइम रिवीजन मैं कैसे कर रहा था, रिवीजन नोट्स के थ्रू, जो मैंने डेरिवेशन की नोटबुक बनाई उसके थ्रू, जो ग्राफ की नोटबुक बनाई उसके थ्रू। वरना अगर आप एक एक चैप्टर को दोबारा करने की कोशिश करोगे ना, तो कभी भी आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाओगे। और अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाओगे ना, तो कभी भी आपका मैक्सिमम आउटपुट नहीं आ सकता। अब मैं आपको बता देता हूँ फिजिक्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ आपको मटेरियल मिलने वाला है। तो यार ओसवाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो तो उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा एटम एंड न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, ड्यूल नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना दिए हैं, जो कि आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सारी डेरिवेशन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी उसी के अंदर, और सारे डायग्राम की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अभी के अभी व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे साल फिजिक्स को नहीं पढ़ा होगा, तो इस टाइम पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सारा सिलेबस, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप अभी भी कर सकते हो, और और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चैप्टर्स को करके काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं फिजिक्स में। तो इसमें पहला आता है ड्यूल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियस, जो आपके 12 नंबर के हैं तीनों मिला के, और ये काफी थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें कुछ चीजें आपने पहले भी पढ़ी होती है, तो वो आपकी काफी हेल्प करेगा। मैंने इसके प्रॉपर नोट्स भी बना रखे हैं आपके लिए। सेकंड आता है सेमीकंडक्टर, जो अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का है, और ये प्रॉपर थ्योरेटिकल चैप्टर है। प्रीवियस ईयर्स कर लोगे 7 के 7 नंबर आपके इससे बन जाएंगे। इसके अलावा ईएमआई, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन चैप्टर्स को कर लेना, आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है। ऑप्टिक्स मैं कहूंगा अवॉइड करना, क्योंकि ऑप्टिक्स अगर आप पढ़ने लग गए ना, क्योंकि उसमें लेंस भी होता है, मिरर भी होता है, काफी चीजें होती हैं, काफी टिपिकल होती है। लेकिन अगर आप इन चैप्टर को कर लेते हो, फिर उन चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स को कर लेना, और आपका बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है अभी भी। और जो बच्चे 90+ टारगेट कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को स्किप मत करना। एनसीईआरटी क्वेश्चन से यूं के यूं कॉन्सेप्ट उठ के आते हैं कई बार, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, वो आपके बैक एक्सरसाइज के हो या इंटेक्स के हो। और सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका पेपर कंप्लीट हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत बच्चे देखे जो पूरे साल फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन गलत पेपर अटेम्प्ट करने की वजह से उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आ पाते। तो ध्यान से सुनना कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मान लो आपने पेपर देखा और आपने देखा कि यार मेरे को सारा पेपर आता है, तो आपने स्टार्टिंग से करना चालू कर दिया, तो इस चीज की 80% चांस है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। पेपर पूरा आता है तो बहुत ही स्मार्टली आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अटेम्प्ट करना है आपको लास्ट सेक्शन ई, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें डेरिवेशन, रीजनिंग, आपके न्यूमेरिकल्स और आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके पार्ट्स में आते हैं। तो उनको सबसे पहले, उसमें सबसे ज्यादा अपनी कलाकारी जो भी है सारी उसमें दिखाओ। पार्ट्स वाले क्वेश्चन में अच्छे से डेरिवेशन लिखो, अच्छे से ग्राफ बनाओ, अच्छे से रीजन लिखो, और पार्ट्स में कुछ भी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए। जो आपके आंसर शीट चेक कर रहे हो उसको सारी चीज अलग से अच्छे से नजर आनी चाहिए, और लाइंस लगा के अच्छे से करके आना। तो ये तो हो गया सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। फिर आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन डी। सेक्शन डी होता है आपका केस स्टडी का। तो केस स्टडी को पढ़ना कब है, जब आपको रीडिंग सेक्शन मिलता है ना 7 से 8 मिनट का पहले क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें सारी चीज छोड़ के केस स्टडी को पढ़ लो। केस स्टडी को पढ़ के आइडेंटिफाई कर लो, भाई हाँ ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस चैप्टर के पेंसिल से मार्क कर लो, इसमें ये फॉर्मूला लगे, इसमें ये फॉर्मूला लगे। 7 मिनट में प्रॉपर उसको दो, ताकि आपकी केस स्टडी में टाइम ना लगे। जैसे सेक्शन ई कर लो, फिर सेक्शन डी पे आ जाओ, ताकि आपको याद भी रहे कि हाँ यार मैंने अभी ही केस स्टडी
स्टडी को रीड किया था, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत रह भी गया तो उसको रीड करके प्रॉपर आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर पाओ। फिर आ जाना सेक्शन सी पे, जिसमें आपके 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होते हैं जो कि सबसे स्कोरिंग होते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे से लिखना। फिर सेक्शन बी पे आना, फिर सेक्शन ए पे आना, क्योंकि उसमें यार 1 नंबर के आपके क्वेश्चन होता है असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू। असर्शन रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों का टाइम निकल जाता है, क्योंकि वो अगर सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे तो असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू को लास्ट में अटेम्प्ट करना जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही लिखना होता है। और उसके बाद आपको पेपर रीडिंग का भी टाइम होना चाहिए कि भाई मैंने पेपर कर लिया, अब मैं इसको देख लूं कि भाई मैंने कोई पार्ट छोड़ा तो नहीं है, कोई चीज ऐसी जो चीज पूछी गई हो मैंने ना लिखी हो वो चीजें लिख देना, ग्राफ्स को चेकआउट कर लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू को चेकआउट कर लेना। तो ये थी यार कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। बाकी एक प्रॉपर वीडियो होगी पेपर अटेम्प्ट में जो कि कॉमन होगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जिससे आपके काफी नंबर बढ़ते हैं, तो वो मैं आपके पेपर से 1 हफ्ते पहले डाल दूंगा। तो होप यार आपको फिजिक्स की स्ट्रेटेजी हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो आपका बड़ा भाई यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। केमिस्ट्री और मैथ की मैं ऑलरेडी स्ट्रेटेजी डाल चुका हूँ, उसको भी चेकआउट कर लेना, और बायोलॉजी की भी जल्दी आ जाएगी। और ऑर्गेनिक से परेशान हो तो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।